आरव सांची को ढूंढने के लिए बहुत गुस्से में निकल गया था। इस वक्त आरव बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। उसका गुस्सा देखकर उसके घर के सर्वेंट बहुत डर गए थे और उन्हें सांची की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह सब जानते थे कि आरव का गुस्सा कितना खतरनाक है और उसके इस गुस्से को शांत करने की ताकत किसी में नहीं थी सिवाय अभय के। आरव के गुस्से को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान शांत कर सकता था और वो था उसके भाई साहब। पर अफसोस इस वक्त आरव के गुस्से को शांत करने के लिए अभी यहां नहीं था। आरव अपने गुस्से में अब सांची के साथ क्या करेगा, इस बात का पता आरव को खुद नहीं पता था। आरव अपनी कार में बैठकर सांची को ढूंढने के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ सांची बेसुध रोड पर भागे जा रही थी। सांची भागते भागते बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं आरव उसके पीछे तो नहीं आ रहा। भागते भागते जब सांची थक जाती है तो वो रुक जाती है। सांची बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, या यह कह लो कि खौफ रही थी। सांची इतनी देर से इतना तेजी से भाग रही थी कि भागने की वजह से उसके पेट में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया था। कुछ देर बाद सांची रुकती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कराती है और एक बार पीछे मुड़कर देखती है और अपने सीने पर हाथ रखकर हंफते हुए खुद से कहती है, शुक्र है वो पागल इंसान मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन अब तक उसे पता चल गया होगा कि मैं वहां से भाग गई हूं। इससे पहले वो मुझे फिर से पकड़े, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा। जल्दी से दीदू को कॉल करती हूं। ये कहकर सांची अपना हाथ अपना फोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट में डालती है। सांची जब अपने फोन को निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो अपनी पॉकेट में हाथ डालने के बाद वो शोकड़ हो उठाती है, क्योंकि उसकी पॉकेट में उसका फोन नहीं था। अपने फोन को अपनी पॉकेट में न पाकर सांची अपनी पैंट की और पॉकेट्स को छूकर परेशान होकर खुद से कहती है, पॉकेट को छूकर मैं चेक कर कर परेशान होकर खुद से कहती है, मेरा फोन कहाँ गया? कहीं भागते हुए रास्ते में तो नहीं गिर गया? यह कहकर साथ ही अपने माथे पर हाथ रखती है और पैनिक करते हुए खुद से कहती है, मेरा फोन, अब कैसे निकलूं यहां से? मेरा फोन भी खो गया। कुछ देर में ऐसे ही पैनिक करने के बाद सांची खुद को शांत कराते हुए खुद से कहती है, सांची शांत हो जा, पैनिक नहीं करना है, शांत रहना है। तुझे कुछ भी करके यहां से निकलना है, ठीक है? तू कुछ भी कर सकती है, निकल सकती है यहां से, जस्ट रिलैक्स। ये कहकर सांची एक लंबी सांस लेती है और अपने आसपास देखती है। सांची जब आसपास देखती है तो पाती है वहां आस-पास दूर दूर तक कोई नहीं था। वो रास्ता जिस रास्ते पर सांची भाग गई थी तो पूरा सुनसान था और आसपास का एरिया जंगल जैसा लग रहा था। उस सुनसान रास्ते और इस आसपास के माहौल को देखकर सांची फिर से खुद से बड़बड़ाती है, लेकिन जाऊं कहां है? यहां तो दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। पता नहीं आरव जी मुझे कहां लेकर आए हैं। इतनी देर से भाग रही हूं, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं। कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है जिससे लिफ्ट या मदद मांग सकूं। यह कहकर सांची आसमान की तरफ देखती है और अपने हाथ जोड़कर कहती है, हे महादेव, मदद कीजिए, मुझे कैसे भी करके यहां से निकल दीजिए। मैं आज के बाद कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगी जिसकी वजह से मैं ऐसी मुसीबत में फंसाऊं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। साजी ये बोल ही रही थी कि तभी उसे दूर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। उस आवाज सुनकर सांची उस दिशा की तरफ देखती है। सांची जब उस आवाज की तरफ देखती है तो पाती है कि एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। उस गाड़ी को अपनी तरफ आते देख सांची खुश हो जाती है और फिर से ऊपर देखते हुए कहती है, सुखिया महादेव, मेरी मदद के करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर सांची उस गाड़ी को देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है। सांची अपना हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और सांची की कोशिश कामयाब भी होती है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। श्री का कमरा। श्री अपने कमरे में परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। उसे इस वक्त सांची की बहुत फिक्र हो रही है। उसे डर था कि कहीं सांची कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे जिसकी वजह से आरव को गुस्सा आए और वो गुस्से में उसके साथ कुछ गलत कर दे। इसलिए श्री सांची को बार बार कॉल कर रही थी,
श्री बार बार सांची को कॉल लगा रही थी, लेकिन सांची कॉल पिक नहीं कर रही थी। कई बार कॉल लगाने पर भी जब सांची फोन पिक नहीं करती है तो श्री फ्रस्ट्रेशन से अपने फोन को बेड पर पटक देती है और परेशान होकर खुद से कहती है, पता नहीं सांचू फोन क्यों नहीं पिक कर रही है, पता नहीं आरव सांसी को लेकर कहां गए हैं, क्या कर रहे होंगे वो उसके साथ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आई होप सांची कुछ गड़बड़ ना करे। श्री यह सब बोल ही रही थी कि तभी बिस्तर पर पड़ा हुआ फोन रिंग करता है। रिंग की आवाज सुनकर श्री को लगता है कि सांची का कॉल है, इसीलिए वह बिना स्क्रीन देखे जल्दी से फोन पिक करती है और उसे अपने कान पर रखकर बिना रुके अपनी परेशान आवाज में कहती है, हेलो सांचू, सांचू तू ठीक तो है ना, और कहां है तू? यह कहकर श्री थोड़ी देर रुक जाती है और दूसरी तरफ से आवाज का इंतजार करने लगती है। श्री दूसरी तरफ के आवाज का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक कड़ी डीडी एचक आवाज पड़ती है। लगता है मैंने आपको निराश कर दिया मिस मिश्रा, आप शायद अपनी बहन के फोन का इंतजार कर रही थी। उस आवाज को सुनकर सांची शोकड़ हो जाती है और जल्दी से अपने फोन को अपने कान से हटाकर उसके स्क्रीन पर शो हो रही नाम को देखती है। श्री जब उस नाम को देखती है तो पाती है कि वो कॉल सांची का नहीं, अभय का था। अभय का कॉल देखकर श्री थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर श्री अपने फोन को दोबारा अपने कान पर रखकर उससे कहती है, आप माफ कीजिएगा, मुझे लगा सांचू का फोन है। श्री की बात सुनकर अभय अनजान बनते हुए उससे कहता है, अच्छा तो आप अपनी बहन के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपकी बहन है कहां? अभय की बात सुनकर श्री को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे कहती है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनिए हुकुम सा। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त सांचू कहां है और किसके साथ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूं हुकुम सा, कि अगर आपके भाई ने मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसके लिए उसे छोड़ूंगी नहीं। श्री की बात सुनकर अभय उससे अपनी कड़क आवाज में कहता है, धमकी दे रही हो मिस मिश्रा या रिक्वेस्ट कर रही हो? वैसे धमकी देने के लायक तो तुम हो नहीं, तो मैं इसे तुम्हारी रिक्वेस्ट ही समझ लेता हूं। सच कह तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आरव तुम्हारी बहन के साथ क्या करेगा और क्या नहीं, पर फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि आरव तुम्हारी बहन के साथ तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम्हारी बहन उसकी बात मानेगी, और मैं भी तुम्हारी बहन के साथ तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात मानोगी। तो बताओ, क्या सोचा तुमने, मेरी बात मानो या अपनी बहन को मरते हुए देखोगे? अभय की बात सुनकर श्री घबरा जाती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज हुक्म सा मत करवाइए मुझसे यह नहीं होगा। इसके अलावा आप जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह सब नहीं होगा। प्लीज हुक्म सा ये मुझसे नहीं होगा। श्री की बात सुनकर अभय उससे थोड़ा बोरियत से कहता है, मिस मिश्रा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे ऊपर आपके आंसुओं का या रिक्वेस्ट कब कोई ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अपने आंसू बहाने और रिक्वेस्ट करने पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मेरी बात पर गौर करो। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। तय कर लो कि तुम मेरे कहे काम को करोगी या मैं अपने कहे काम को करूं, या मैं अपने कहीं काम को करूं। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो कहता हूं उसे कर कर ही रहता हूं। यह कहकर अभय श्री की बात सुने बिना फोन कट कर देता है। अभय के फोन कट करने के बाद श्री रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ वह कार सांची के पास आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही सांची उस कार के पास जाती है। सांची के पास आते ही उस कार में बैठा हुआ आदमी अपनी कार की विंडो नीचे कर कर सांची को देखता है। कार का विंडो नीचे होते ही सांची झुककर उसके अंदर बैठे लोगों को देखती है। सांची जब अंदर बैठे लोगों को देखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कार में सिर्फ 4 लड़के थे, ना कोई बच्चा था और ना ही कोई औरत बैठी थी। उसमें सिर्फ 4 लड़लिच के बैठे थे और वह लड़के भी शक्ल से शरीफ नहीं लग रहे थे। सांची उन लड़कों को देख ही रही थी कि तभी ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ लड़का उससे कहता है, और मैडम कहिए क्या चाहिए आपको?
सांची को उस आदमी और उसके साथ बैठे लड्डेचको को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए सांची उनसे लिफ्ट मांगने का प्लान ड्रॉप करती है और उस लड्डेचके की बात सुनकर सांची उससे रेस्पेक्टली कहती है, हेलो, मेरा नाम सांची है। वो दरअसल में मैं खो गई हूं और मेरा फोन भी खो गया है। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं 2 मिनट के लिए? सांची की बात की सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का सांची को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे फोन का क्या करोगी मैडम? कहो तो हम छोड़ दें। वैसे भी आपकी कंपनी रही तो हमारा सफर भी सुहाना हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर सांची से उसकी तरफ गुस्से से उसे देखती है, फिर उसे धीरे से कहती है, जी आप मुझे सिर्फ अपना फोन ही दे दीजिए, आपको और मदद करने की जरूरत नहीं है। सांची की बात सुनकर उस कार में पीछे वाली सीट पर बैठे 2 लड़कों में से एक लड़का सांची से कहता है, अरे ऐसे कैसे? आप अकेली लड़की है और ये जंगल का एरिया है, वो भी शहर से काफी दूर। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे साथ चलिए, हम आपको आपकी सही जगह पर छोड़ देंगे। सांची उनकी बात सुनकर उसे थोड़ा डर लगने लगा था, पर फिर भी वह अपने डर को छुपाकर उन लड़कों से कहती है, जी मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। ये कहकर सांची वहां से जाने लगती है। सांची को जाता देख वो चारों लड़के घर से बाहर आते हैं। सांची उन चारों लड़कों के बाहर आने से घबरा जाती है। वो चारों लड़के बाहर आने के बाद सांची का रास्ता रोककर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन चारों के सांची को गहरा देख सांची गुस्से से उनमें से एक लड़के को कहती है, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। सांची की बात सुनकर उनमें से एक लड़का सांची के थोड़ा करीब आता है और उसे अपनी हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे कहता है, रास्ते में तो आप आई हैं हमारे, हम तो जा रहे थे, आप ही ने हाथ दिखाकर हमें रोका है। अब हम आपको लिए बना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सांची को उस लड्डेके की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सांची उस लड़के की बात सुनकर गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए उससे कहती है, देखो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम नहीं जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सांची की बात सुनकर वो लड्डे का डरने का नाटक करते हुए सांची से कहता है, मैं तो डर गया, देखो भाई मैं कितना डर गया हूं मैडम, पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे साथ, प्लीज मैडम मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज। यह कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उस लड़के को हंसता देख वो तीनों लड़के भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन लोगों को इस तरह से हंसता देख सांची को डर लगने लगता है, पर फिर भी सांची एक बार कोशिश करते हुए सामने खड़े लड़कों को धक्का देती है और रोड पर भागने लगती है। वह दोनों लड़के सांची के इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए सांची के धक्का देने पर वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उन दोनों के जमीन पर गिरने के बाद उनके साथ खड़े लड्डेचके चौंक जाते हैं और पहले अपने जमीन पर गिरे हुए दोस्त को देखते हैं, फिर भगती हुई सांची को देखते हैं, फिर वो दोनों उन दोनों को सहारा देकर उठाते हैं और सांची के पीछे भागने लगते हैं।